नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है शेखर एक जीवनी उपन्यास के अंतर्गत शेखर और शशि का संबंध है। शेखर एक जीवनी की संरचना जितनी जटिल है, लगभग उतना ही जटिल शेखर और शशि का संबंध है। जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था तो विद्वानों के बीच जो है 2-3 मुद्दों पर लेकर काफ़ी मतभेद था कि इसे उपन्यास कहा जाए या जीवनी। और साथ ही साथ जो दूसरा मुद्दा जिस पर बहुत ज़्यादा मतभेद था वो था शेखर शशि का संबंध। उसे जो है किस खांचे में रखा जाए, उसे क्या नाम दिया जाए, शेखर शशि के संबंध को क्या नाम दिया जाए। तो विद्वानों के बीच जो है यह संबंध शुरू से ही चर्चा का विषय रहा था। प्रश्न भी इस पर पूछे जाते हैं, आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो जब हम उपन्यास पर दृष्टिपात करते हैं शेखर एक जीवनी पर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि शेखर और शशि का संबंध जो है सहज पक्के सो मीठा होई के समान है। धीरे धीरे जो है परिचय से क्या है उनका संबंध विकसित होता है एक दूसरे से। पहली जो स्मृति हम लोग हमारे नज़र में जेहन में जो आती है, पहला परिचय जो उन लोग का जो उपन्यास में वर्णित है वह क्या है कि बाल्यावस्था में हम लोग देखते हैं कि शेखर और शशि दोनों स्नान कर रहे हैं, बेहद छोटे छोटे हैं। उसमें शेखर जो है अपने लुटिया से मारकर शशि को घायल कर देता है, खून निकलने लगता है, वो चिल्लाने लगती है। शेखर की माँ जो है उसको घसीटते हुए लेकर आती है, शेखर से बोलती उससे शशि से बोलती है, यह पहला परिचय है कि इसी ने तुझे मारा ना, शशि से पूछती है। शशि इनकार कर देती है, शेखर को बचा लेती है। तो ये पहला दृश्य हमारे सामने आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि शेखर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो उसी के घर में जो है जाकर बोर्ड का एग्ज़ाम, उसी के घर में रहकर बोर्ड का एग्ज़ाम देता है। उपन्यास के दूसरे भाग के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि शशि शेखर के साथ ही रहने लगती है जब उसका पति रामेश्वर उसे छोड़ देता है, उसे घर से निकाल देता है। तो यह इस तरह से क्रमिक विकास होता है। तो शेखर और शशि के संबंधों का आरंभिक परिचय उनके संबंधों का इस प्रकार से है। अब हम लोग देखते हैं इस बीच और भी कई सारी घटनाएं थी, बस मैंने पहला लिया था और इस बीच जो और महत्वपूर्ण और फिर अंतिम में जब लगातार रहने लगते हैं तब। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो संबंध है, इस संबंध को क्या कहा जाए। क्या यह भाई बहन का संबंध है अथवा प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। तो जब हम इस पर दृष्टिपात पूरे उपन्यास पर करते हैं तो पाते हैं कि न तो यह भाई बहन का संबंध है और न ही क्या है यह प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। स्थिति दोनों के संबंधों की यह है कि न तो शशि स्वयं और न ही शेखर दोनों इस संबंध को व्याख्यायित कर पाते हैं कि उनका संबंध जो है वह क्या है, किस प्रकार का है। शेखर भी हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता है। वह सोचता है कि यह तो मेरी बहन है, बहन जैसी है, लेकिन सरस्वती जो है, सरस्वती उसकी अपनी बहन थी, शेखर की अपनी बहन थी, यह सरस्वती से अलग क्यों लगती है मुझे। जब भी कुछ होता है तो मुझे इसकी याद आती है, सरस्वती की नहीं। उससे बहन होकर भी यह बहन से काफ़ी दूर है सरस्वती, इससे मेरा काफ़ी, शशि से मेरा लगाव होता है। इसी तरह के कोटेशन है, कोटेशन को आप एग्जैक्टली उठा कर रख दीजिएगा। कहने का तात्पर्य है कि दोनों का संबंध जो है प्रेमी प्रेमिका और भाई बहन दोनों में से कुछ भी नहीं है। और स्थिति यह है कि शेखर और शशि स्वयं भी इसे व्याख्या नहीं कर पाते हैं। अब मैं भाई बहन क्यों उठा रहा हूँ, तो इसलिए कि प्रचलित सामाजिक मानदंडों, प्रचलित जो है रिश्तों के हिसाब से शशि शेखर की बहन ही लगती है, दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन लगती है। यह उसका संबंध है। सामाजिक मानदंड के आधार पर शशि क्या है, शेखर की दूर की मौसेरी बहन लगती है। लेकिन यथार्थ में क्या है, यथार्थ स्थिति यह है कि उन दोनों का संबंध जो है नैतिक विधानों का अतिक्रमण करता है। नैतिक विधानों का अतिक्रमण कैसे करता है वो हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। क्योंकि भाई बहन के बीच जो संबंध की स्थिति होती है, भाई और बहन के बीच के संबंध जैसे होते हैं वह शेखर और शशि के बीच के संबंध वैसे नहीं हैं। तो यद्यपि कि सामाजिक धरातल पर रिश्तों के सामाजिक बनावट के आधार पर शेखर जो है और शशि है आपस में भाई बहन हैं, शशि शेखर की दूर की मौसेरी बहन लगती है, लेकिन यथार्थ में, व्यवहार में, धरातल पर क्या है, शशि और शेखर का संबंध भाई बहन जैसा नहीं है, उससे अलग है। तो यह इनकी ये हुआ पहला। अब हम लोग देखते हैं कि इनके संबंधों को पॉइंट वाइज। शेखर और शशि का संबंध कैसा है, तो विश्वास की डोर से बंधा हुआ संबंध है। विश्वास की डोर से बंधा हुआ संबंध है। कैसे, तो जब भी शेखर के ऊपर अथवा शशि के ऊपर जीवन में घोर विपदा आती है,
घोर विपदा के क्षणों में शेखर और शशि दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। कई बार जैसे तुलसीदास थे, उनको अगर उनके ऊपर घोर विपदा आई थी तो राम जी को याद करते थे। हम लोग भी ईश्वर को याद करते हैं, माँ बाप को याद करते हैं। इन दोनों की स्थिति यह है कि जब भी दोनों के जीवन में घोर विपदा आती है तो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। तो विश्वास की डोर से बंधा हुआ संबंध है। इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे। शेखर जब जेल में होता है तो जेल में उसे बार बार किसकी याद आती है? शशि की याद आती है। शेखर बार बार शशि को याद करता है जेल में। जब वो बहुत परेशान हो जाता है, आप उपन्यास पढ़ेंगे तो वो बहुत विवश लाचार हो जाता है। जब जेल के सिंखचों को जोर जोर से उस पर अपना सर पटकता है और चाहता है कि इससे मुक्त हो, तो अंत में उसे शशि की याद आती है। इसी के साथ ही साथ शशि के लिए उदाहरण क्या है कि उसका जब विवाह तय कर दिया जाता है रामेश्वर के साथ, तो उसे भी किसकी याद आती है? शेखर की याद आती है। और वो शेखर को एक पत्र लिखती है इस संबंध में कि मेरा विवाह तय कर दिया गया है। और अपनी जो है मानसिक पीड़ा या मानसिक स्थिति को बेहद कम शब्दों में, बहुत कम कहा ज़्यादा समझना है, बहुत कम लिखा ज़्यादा समझना के तर्ज पर वो अपने भावों की अभिव्यक्ति किससे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ शेखर से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेखर और शशि का जो संबंध है वह विश्वास की डोर पर बंधा हुआ संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का संबंध कैसा संबंध है? तो एक दूसरे का संबल, ये दोनों हैं एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत हैं, एक दूसरे को संबल प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार का संबंध है। वर्तमान समय में भी देखते होंगे आप, पति पत्नी कई लोग हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे का जान खाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। या मित्र हैं, दो मित्र हैं साथ में, एक मित्र दूसरे की हमेशा कमी निकालेगा, दूसरे पहले की कमी निकालता रहेगा, तो वो एक अलग संबंध है। यह संबंध उससे कहीं हटकर है। यह क्या है कि एक दूसरे को संबल प्रदान करने वाला संबंध है, एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करने वाला संबंध है। उपन्यास में हमें यह कहाँ दिखलाई पड़ता है? शेखर को शशि हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करती रहती है। और जब शशि शेखर के पास रहने के लिए चली जाती है, जब उसका पति रामेश्वर उसे त्याग देता है, छोड़ देता है, तब शेखर का अधिकांश समय जो है शशि की देखभाल में, चौका बासन की व्यवस्था इत्यादि में गुजरने लगता है। यह देख शशि को बेहद मानसिक पीड़ा होती है। शशि उस समय बीमार भी हो गई थी, आपने उपन्यास पढ़ा होगा, तो बीमार इसलिए हो गई थी कि उसके पति रामेश्वर ने उसे मारा था। वो हम लोग आगे देखेंगे। उसे छोड़ने, घर जब उसको निकाल रहा था तो मारा था। तो उस बीमार की तीमारदारी में शेखर का अधिकांश समय गुजर रहा था। शेखर को ऐसा करते देख शशि को बेहद पीड़ा होती है। वह पहले भी उसे मोटिवेट करती रहती है कि कुछ लिखो, कुछ लिखो। और जब वह देखती है कि उसका अधिकांश समय इन सब चीज़ों में व्यतीत हो रहा है, तो वह बहुत ही गुस्से में आ जाती है। और वो क्या कहती है कि मैं देखती हूँ कि मैं तुम्हें नीचे गिरा रही हूँ, इससे कहीं आसान है लौट जाना। यानी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती है कि शशि यानी उसकी वजह से शेखर का पतन हो। वह शेखर को हमेशा जो है क्या प्रेरणा देती रहती है कि कुछ लिखो, कुछ लिखो। तो यह शेखर के लिए है एक दूसरे का संबल और प्रेरणा स्रोत। शशि के संदर्भ में हम लोग क्या देखते हैं कि शशि को कैसे शेखर प्रेरणा देता है, कैसे संबल प्रदान करता है। तो संबल प्रदान करता है, एक तो उसे अपने पास आश्रय प्रदान करता है, वो तो है ही। उसके बाद जो है उसके जीवन में, शशि के जीवन में जो हृदय विदारक जो है घटना घटी, उसके बाद वह काफ़ी खोई खोई और घुली घुली रहती है। तो शशि को शेखर क्या है, यह भी हमेशा मोटिवेट करते रहता है कि लोगों के बीच जाओ, घुलो मिलो, और जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में धीरे धीरे उसे सम्मिलित करता रहता है। स्थिति यह आ जाती है, यहाँ तक वो उसको कर देता है कि सभा में एक बार उसको बोलने के लिए भी बोलता है कि तुम बोलो। यह बात दीगर है कि शशि जब बोलने के लिए जाती है तो लोगों के द्वारा उसका उपहास किया जाता है। शशि बुरी तरह से गुस्से में तमतमाई हुई वहाँ से चली आती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए। तब शेखर जो है वहाँ मारपीट भी करता है कुछ लोगों से, और शशि का वो काफ़ी ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि शशि और शेखर का संबंध जो है कैसा संबंध है, एक दूसरे को संबल प्रदान करने वाला। शशि शेखर का संबंध एक दूसरे को संबल प्रदान करने वाला है। दोनों एक दूसरे के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा के स्रोत हैं। चौथा पॉइंट है कि शशि की तरफ से शेखर और शशि का संबंध जो है वासना से परे है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई बहन यद्यपि कि दोनों लगते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक रात जो है शशि शेखर के घर रुक जाती है, क्योंकि उस रात बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी।
उस रात होता कुछ यूं है कि शेखर जो है शशि का पहले मस्तक चूमता है और फिर सांसों के सहारे उसके ओठों को। तो ये भाई बहन का संबंध हुआ नहीं। तो यह करता है, तब शशि क्या है, उसकी वासनात्मक इस प्रवृत्ति को लगभग धिक्कारते हुए कहती है, क्या है, कोटेशन है, नहीं शेखर ये झूठे हैं, मेरे शरीर का एक अंग है जो झूठा है, और वह भी एक ऐसे व्यक्ति के स्पर्श से जिसकी छाया से भी मैं तुम्हें दूर रखना चाहती हूं। तो शेखर और शशि का संबंध शशि की तरफ से पूर्णतः वासना से निर्लिप्त है। वो शेखर के, यहाँ तक कि वह शेखर के मन में कभी कभी उठाने वाले वासना का भी उदात्तीकरण कर देती है। तो शेखर और शशि का संबंध कैसा है, वासना से परे है, कम से कम शशि की ओर से, और यहाँ तक कि वो शेखर की भी क्षण भर के लिए भी सही आ गई वासना का उदात्तीकरण करती है। तो यह शेखर और शशि का संबंध का चौथा पॉइंट है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, शेखर और शशि का संबंध जो है दो विद्रोही प्रकृति के लोगों का आपसी संबंध है। यानी कि दो समान विचारधारा एक तरह से हो गए। शेखर और शशि का संबंध दो विद्रोही प्रकृति के लोगों का आपसी संबंध है। ठीक है, कैसे? तो शेखर का हम क्या देखते हैं, अगर आपने उपन्यास पढ़ा ही होगा, और उपन्यास को पढ़ने में काफ़ी आनंद आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्शन है, विशेषकर बाबा मदन सिंह के कथन में। जब मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे रामेश्वर सर ही थे, इत्तेफाक से उनका भी नाम रामेश्वर था, रामेश्वर राय जब इसको पढ़ाते थे तो बड़ा आनंद आता था। और उन्होंने जो लिखा था, अभी मेरा वो नोट्स मिल नहीं रहा है, उन्होंने जो कुछ लिखवाया था, तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि एकदम नया ज्ञान चक्षु खुल रहा है। तो जैसे ही शुरू में यद्यपि यह जटिल लग सकता है, कुछ लोगों ने लिखा था मेरे यूट्यूब पे कि यह जटिल है, इसलिए मैं ये थोड़ा प्रसंग से हट कर बता दे रहा हूँ कि यद्यपि कि यह जटिल प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही जब आप उसकी अर्थवत्ता को समझने लगेंगे आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रामेश्वर राय जब पढ़ाते थे तो घंटों हम लोग उसमें पढ़ते रहते थे। प्रोफेसर अपूर्वानंद झा जो कि PhD में मेरे एडवाइज़र भी हैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद भी जब पढ़ाते थे, यद्यपि वो शेखर एक जीवनी, जी हाँ शेखर एक जीवनी वो भी पढ़ाते थे, तो जब वो पढ़ाते थे तो काफ़ी आनंद की अनुभूति होती थी, काफ़ी मज़ा आता था। शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आता था, और मुझे अभी भी याद है कि मैं MA में जब था तो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था, पूरी क्लास ठसाठस भरी हुई थी। अपूर्वानंद सर क्लास के साथ स्थिति यह थी, थोड़ा मैं व्यक्तिगत 1 मिनट बात कर लेता हूँ, कि या तो उनकी क्लास ठसाठस भरी होती थी या एक ही दो लोग होते थे। तो क्लास ठसाठस भरी हुई थी, मैं पिछले बेंच पर बैठा हुआ था, और जब मैं शेखर एक जीवनी को पढ़ रहा था उन दिनों, तो मेरी समझ से ऊपर था, तो मुझे शेखर एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति लगा। तो सर उसके चरित्र चित्रण पर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सर शेखर जो है मुझे उस टिटहरी के समान नज़र आता है, जो कि अपना हाथ पैर ऊपर करके आसमान की ओर करके लेट जाती है टिटहरी, और यह कहती है कि जब आसमान गिरेगा तो हम रोक लेंगे। इतना अहंकार जो टिटहरी में होता है, शेखर भी मुझे कुछ वैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अहंकार है। किसी भी संबंध को अपनी दृष्टि से वो ये करना चलता है, अपने हिसाब से वो चलाता है, उसके अहंकार की वजह से उसके सारे संबंध टूट गए। शेखर शशि के संबंधों की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि शेखर की कई लड़कियों से संबंध रहे, लेकिन शशि के साथ बाकी सबके साथ संबंध टूट गया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था, वो अपनी दृष्टि से उस संबंधों को चलाना चाहता था। जबकि शशि की स्थिति में क्या है, पहली ही दृष्टि में उसका अहंकार विगलित हो जाता है और वो समर्पण की भाव से शशि के पास जाता है। तो खैर, तो अपूर्वा सर ने मुझे काफ़ी उसमें मतलब चाहते तो हंस सकते थे, लेकिन वो ऐसे थे नहीं, ऐसे अब भी नहीं है, यद्यपि कि हाल फिलहाल में उनका नाम कहीं दंगों में उछाल दिया गया है। लेफ्टिस्ट थे, मेरी काफ़ी उनसे झगड़ा भी होता था। MA में मेरे वो PhD में एडवाइज़र थे, MA में भी हम लोग का आधुनिक था, MPhil में भी काफ़ी उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, खैर वो अलग बात है। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, तो मेरी समझ में आई। यह पूरी लंबी कहानी मैंने इसलिए भूमिका बांध दी कि प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि काफ़ी क्या उपन्यास दे दिया है, ये काफ़ी जटिल है, लेकिन विश्वास कीजिए काफ़ी मज़ेदार उपन्यास है। जब आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसकी कई पंक्तियाँ हैं जिनको आप कोटेशन की तरह, सूक्ति की तरह प्रयोग कर सकते हैं। अभी भी मेरी किताब की शुरुआती 2-4 जो पहले एकाध पृष्ठ है उसमें 2-4 कोटेशन आपको शेखर एक जीवनी से मैं देखता हूँ कि लिखा हुआ, कहीं कहीं बीच का उठा के मैंने रख दिया है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे शेखर और शशि के संबंधों की। तो शेखर और शशि का संबंध का 5वां पॉइंट क्या है, दो विद्रोही प्रकृति के व्यक्तियों के बीच का संबंध है। विद्रोही प्रकृति के व्यक्तियों के बीच का संबंध है। उपन्यास में हम देखते हैं कि जहां शेखर का पूरा जीवन एक विद्रोह है, वहीं शशि भी कम विद्रोहिणी नहीं है।
शशि भी विद्रोहिणी है और विद्रोह का वह बिंदु हमें कहाँ नजर आता है? मेरे हिसाब से मैंने जो समझा है कि विद्रोह का वह बिंदु नजर आता है जब रामेश्वर उसे घर से, जब रात भर वह शेखर के यहाँ रहकर अगले दिन जब घर जाती है और रामेश्वर जब उसे लात मारकर वो लौट रही होती है तो पीठ पीछे जब लात मारकर उसे निकालता है, पीठ पर जब प्रहार करता है, पाद प्रहार करता है, तो शशि सामने आ जाती है और बोलती है आपका अंतिम आशीर्वाद जो है पीठ पर नहीं, मैं सामने से लूंगी। आपको इस पूरे प्रकरण में ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो रूढ़िवादी कहीं ना कहीं है कि हाँ आप मेरे देवता हैं या जो भी हैं, स्त्री जो है अपना मानती है, लेकिन नहीं, इसे दूसरे नज़रिए से जब आप देखेंगे, दूसरे नज़रिए से आप देखेंगे कि शशि सामने से कन्फ्रंट करती है अपने पति को। शशि सामने से अपने पति को कन्फ्रंट करती है और सामने से कन्फ्रंट वही कर सकता है, सामने आने का साहस वही कर सकता है जो सही हो। और शशि बोलती है आपका अंतिम आशीर्वाद पीठ पर नहीं, आपके सामने से मैं लेकर जाऊंगी। और वो जब यह बोलती है तो अप्रत्यक्ष रूप से जो वह नहीं बोलती है या जो चुप रहती है, जो मौन के माध्यम से जो बोलना चाहती है वह यह है कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। और वहां पर भी उसका जो है विद्रोही, मुझे मेरी अपनी समझ है कि विद्रोह की चरम स्थिति मुझे वहां नजर आती है। तो शेखर और शशि का संबंध क्या है? दो विद्रोही प्रवृत्ति के लोगों का आपसी संबंध है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं शेखर और शशि के संबंध के आपसी आयाम इस प्रकार से हैं। अंत में निष्कर्ष जो है, यह निष्कर्ष मेरा नहीं है, कहीं से मैंने चेप लिया था। तो इसका निष्कर्ष क्या है? आप इसे निष्कर्ष रूप में क्या देख सकते हैं? आप चाहें तो आप दूसरे ढंग से भी इसे लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से क्या है कि नैतिकता की वर्तमान मानदंड शेखर और शशि के जो संबंध है, एक तो है कि सहज विकसित संबंध है, सहज पके सो मीठा हो, जैसा मैंने कहा, सहज जो है विकसित संबंध है। साथ ही साथ जो है क्या है, ये नैतिकता के वर्तमान मानदंडों, नैतिकता के वर्तमान खांचों से बाहर का संबंध है। क्योंकि किसी भी संबंध में वर्तमान नैतिकता में क्या है, दूर की ही सही, लेकिन मौसरी बहन के साथ आप जो है सप्तपर्णी की छाह में नहीं सो सकते हैं। सप्तपर्णी की छाह क्या है, आप लोग उपन्यास पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसमें ये शब्द दिया हुआ है। तो शेखर और शशि का संबंध कैसा संबंध है? शेखर और शशि का संबंध जो है वर्तमान नैतिकता को चुनौती देता हुआ संबंध है। उस समय भी 41 के दशक का भी, उस समय भी और वर्तमान समय के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो शेखर और शशि का क्या है, ये नई संबंध, नई नैतिकता की खोज की अवधारणा लेकर आता है, हमारे सामने नई नैतिकता की खोज की प्रस्तावना लेकर आता है। तो यह था शेखर और शशि का संबंध, ये मेरे हिसाब से। बाकी आप इसमें अपने दृष्टि से भी आप अपना निष्कर्ष दे सकते हैं। लिखने के लिए मेरे विचार से यह निष्कर्ष ज़्यादा सही है, बजाय इसके यह लिखने के लिए टैबू है, सोशल ये है, स्टिग्मा है, इस तरह का कुछ मेरे हिसाब से, मेरी जो समझ है, उत्तर नहीं लिखते हैं। तो यह था शेखर और शशि का संबंध, उसके संबंध के विविध आयाम। अगले वीडियो में जो है मैं देखूंगा शेखर का चरित्र चित्रण। जब हम प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, शेखर एक जीवनी पर जो 10-15 साल से जो सवाल आए हैं उसका जब मैंने विश्लेषण किया तो 3-4 प्रकार के सवाल आते हैं, वो मैं अगले में डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे आते हैं। लेकिन उसमें एक सवाल यही आता है जिसका क्रक्स जो है, मूल यही होता है, शेखर का चरित्र चित्रण। तो अगले वीडियो में मैं शेखर का चरित्र चित्रण करने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट को इसने कुछ क्लियर किया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें, दिखलाएं। जय हिंद, जय भारत।